27 फरवरी 2025 की दोपहर 3:20 के आसपास का वाक़या रहा होगा। एक थाने के अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका केबिन खाली हो, उसके कमरे में कोई ना हो और वो अपनी जेब में रखे हुए कुछ सामान को देखना चाहता था कि जो वो है वो पूरा है या फिर अधूरा है, कैसा नहीं है। दरअसल जब उनका कमरा खाली हो जाता है, कोई उस वक़्त होता नहीं है। इसके बाद फिर वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं, एक लिफ़ाफ़ा निकाला जाता है और लिफ़ाफ़ा के अंदर 5-500 के नोट रखे हुए थे। उसके बाद उनकी गिनती शुरू हो जाती है और गिनती जैसे ही शुरू होती है, उसके बाद गिनती ख़त्म भी हो जाती है 60 तक जाकर। अब यानी कि उनकी जेब में 30,000 रुपए रखे हुए थे। 30,000 रुपए वो वापस उसने जैसे लिफ़ाफ़े में रखे हुए थे, वैसे रखे और अपनी जेब में रख लिए और वो खुश हो गया कि हाँ ठीक है, ये पूरे ही हैं, कम नहीं है। अभी गिनती करके अभी उसने सुकून महसूस ही किया था कि अचानक ही उसके कमरे के अंदर 10 से 12 लोग अचानक से आ जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। जो संतरी खड़ा हुआ था उसने कई बार कहा कि आप अंदर कैसे घुस सकते हो? क्या बात है? क्या काम है? सब के सब 10-12 लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद उस इंस्पेक्टर ने ये चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की। कहा कि तुम जानते नहीं हो, मैं इस थाने का थानेदार हूँ। जैसे ही थानेदार ने ये बात कही, वो डरे नहीं और बिना डरे उन्होंने इस इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ते हुए, घसीटते हुए सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार एंटी करप्शन। बस इतना था कि यहाँ से चीख पुकार मच जाती है। इंस्पेक्टर बार-बार गुहार लगा रहा था कि साहब मैं पैसे वापस कर दूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह की बातें कर रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण क्या है? उस इंस्पेक्टर के जेब में 30,000 रुपए रखे हुए थे, कैसे उस इंस्पेक्टर को पकड़ा गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर का। एक थाना लगता है चील। दरअसल चील थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है बल्ली परवा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु यादव होता है। हिमांशु यादव ने एक लड़की का यौन शोषण कर दिया था और उस लड़की ने जाकर अपने परिवार से जब ये पूरी कहानी बताई कि इस तरह से एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया है, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही उस लड़की के माँ-बाप ने, परिवार ने ये बात सुनी, तो परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक बेटी की आबरू लुट चुकी थी, अब करे तो क्या करे? बात इसके मामा तक पहुँच जाती है। उस लड़की के मामा जब घर पर आता है, तो वो कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी भांजी को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ूँगा और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद मामा अपनी भांजी को लेकर जो निकटतम थाना होता है चील, उस चील थाने में जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी भांजी के साथ फला नाम के लड़के ने इस तरह से गंदा और घिनौना कृत्य किया है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने बात सुनी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल इस मामले को एकदम ऐसे सुना जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई है। मामा परेशान हो जाता है और मामा फिर उच्च अधिकारियों के पास जाता है। उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद फिर वो उनसे कहता है कि मेरी भांजी के साथ कुछ इस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, निकटतम थाने में जाइए, हम तुरंत ही उनको आदेश करते हैं। कुछ अधिकारियों ने थानेदार को आदेश कर दिया, लेकिन थानेदार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। थानेदार परेशान करने लगता है, यानी कि वो कुछ सुनता ही नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पीड़ित को परेशानी होने लगती है। पीड़ित करे तो क्या करे? उसके बाद फिर से चक्कर लगाए जाते हैं, बार-बार चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन थानेदार इस मामले में गंभीर नहीं हो रहा था। अब जब बार-बार चक्कर लगाए जा रहे थे, तो थानेदार भी उसको, लड़की के मामा को पहचान जाता है। जब पहचान जाता है, तभी बात आती है पैसे की, यानी कि रिश्वत की बात आती है और सीधे-सीधे ऑफ़र दिया जाता है 50,000 रुपए का कि 50,000 रुपए दे दो तुम, जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। मामा ने कहा, हम बहुत गरीब आदमी हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? हमारे साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य हुआ है और हम 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आएँगे? लेकिन थानेदार कहता है कि इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे? जब दोनों के बीच में, इनके थानेदार और उस मामा के बीच में बातचीत लगातार चल रही थी, तो बातचीत के दौरान ही पता चलता है कि 50,000 रुपए से घटकर बात 30,000 रुपए तक आ चुकी है। यानी कि 30,000 रुपए का इंतजाम करो, प्रार्थना पत्र दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात आती है तो मामा ने एक बात सोची, भांजी को तो इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन इस इंस्पेक्टर से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? इस तरह की बात थी।
इसके बाद फिर मामा सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद अपनी भांजे से कहता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है 25 फरवरी 2025 को। IGRS यानी कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग की शिकायत आप कर सकते हैं और ये शिकायत पहुंच जाती है सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जैसे ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी कि भ्रष्टाचार निर्वारण संगठन मिर्जापुर इकाई मंडल की मिर्जापुर इकाई में जब शिकायत पहुंचती है तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, उनसे बातचीत पूछी जाती है कि आखिरकार क्या मामला है। वो पूरी कहानी अपनी सुनाते हैं कि इस तरह से हमारी भांजी के साथ ये गंदा घिनौना कृत्य हुआ है, हम FIR दर्ज कराने के लिए गए, पुलिस सुन ही नहीं रही है, करे तो क्या करें। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं। अब ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है, इसने शिकायत तो सुन लिया था, लेकिन वो खुद जानना चाह रहे थे कि इसमें कितना सच्चाई है। उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की। एक दिन का समय लिया, यानी कि 26 फरवरी 2025 को कुल मिलाकर उन्होंने जांच किया और उच्च अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी। कहा कि बात तो सही है, ये पीड़ित आदमी है, ये बात सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। अब इसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2025 को DM के कैंप कार्यालय में ये पूरी टीम बनाई जाती है और टीम के प्रभारी होते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। साथ ही एक टीम का हिस्सा 10-12 अधिकारी होते हैं। इसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौरसिया, कृष्ण कुमार मोहन राय, अशोक कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी पुनीत कुमार और मुख्य आरक्षी मुकेश यादव, आरक्षी सर्वेश तिवारी, आरक्षी आलोक कुमार मिश्रा, आरक्षी प्रशांत सिंह, विनोद कुमार यादव और 2 लोक सेवक जिनको DM साहब शायद खुद नियुक्त करते हैं। और नियुक्त करने के बाद जब टीम बनाई जाती है, जो पीड़ित होता है, फरियादी होता है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि 30,000 रुपये जो तुम देना चाहते हो रिश्वत के तौर पर, वो हमें दे दीजिए। यानी कि एक फिनाफल्थीन एक ऐसा पाउडर होता है, अगर उस पाउडर में उस नोट को आप डाल देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे ही उन नोटों को कोई भी छुए और उस पानी में हाथ डाल दे तो एकदम से रंग गुलाबी हो जाता है उस पानी का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रिश्वत देने वाला था, उस व्यक्ति के हाथों से उन नोटों को थमाया जाता है और जैसे ही वो थामता है उसके बाद पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। तो पहला तो जो प्रयोग होता है रिश्वत देने वाले से होता है। एक नंबर जो होता है नोट का, यानी कि 500 के नोट 60 होते हैं। हर एक नोट का नंबर जो है वो लिख लिया जाता है और ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंटेंशन तो नहीं है। जब इस तरह की बात थी, टीम बन जाती है। टीम बनने के बाद अब ये फरियादी होता है, इसके साथ एक सिपाही जाता है, वो भी उसका रिश्तेदार बनकर। अब वहाँ थाने पहुँच जाता है, यानी कि DM साहब के यहाँ से लगभग 1:30 बजे के आसपास टीम निकलती है और टीम में जो गाड़ियाँ थी उस थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है। दूर इसलिए खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो कि आखिरकार ऐसा चल रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उस थाने के जो चील थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, आज उनकी शामत आने वाली थी। 500 के जो 60 नोट थे वो व्यक्ति अपने रिश्तेदार यानी कि जो सिपाही था उसके साथ लेकर जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अच्छा तुम आ गए? कहता हाँ जी साहब मैं आ गया, आपने ये जो मांगा था ये वो रहा। अब वो पैसे दिए जाते हैं और पैसे वहाँ अपनी जेब में रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब परेशान मत हो, अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद अब इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहा था कि पैसे जो मांगे हैं वो पूरे भी हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और देकर चला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है नोट पुराना हो। तमाम तरह के सवाल जो इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में घूम रहे थे और इंस्पेक्टर साहब ने बार बार अपनी जेब पर हाथ फेर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रूम खाली हो, कब उनका केबिन खाली हो, यहाँ से सब लोग जाएं और उसको वो गिनती करें। अब वो गिनती करते हैं, 60 नोट निकले। उन्हें नहीं पता था कि इस पर एक फिनाफिल्थिनिन एक पाउडर होता है वो लगा हुआ था। जैसे वो नोटों की गिनती कर रहे थे, इसी बीच में यहाँ से जो फरियादी होता है, पीड़ित होता है, वो उस लड़की का मामा होता है, तुरंत ही फ़ोन करता है कि साहब मैंने अपना जो है काम कर दिया, बस आपकी बारी है। इतना था कि वो टीम जो थी धीरे धीरे छुपी हुई थी इधर उधर, सब के सब सादा वर्दी में थे, अपने एक साधारण से वेशभूषा बनाकर आए हुए थे, थाने के इर्द गिर्द घूम रहे थे। दौड़कर सीधा इंस्पेक्टर के रूम में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुरंत ही उनके हाथ पकड़े जाते हैं और घसीटते हुए जब लेकर जा रहे थे तो बाकी पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि एक इंस्पेक्टर पर 10-12 लोगों ने हाथ डाल दिया है थाने के अंदर। इतनी हिम्मत किसकी हुई? जब जाकर उनसे कहा जाता है कि कौन हो तुम, तो कहते हैं कि हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब अकेले पड़ जाते हैं। चारों तरफ से जो लोग मौके पर खड़े हुए थे वो वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनती है, इंस्पेक्टर साहब अब कह रहे थे कि पैसा वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो।
ये वो अब मैं हमें नहीं जाना चाहिए। जब इस तरह की बातें लगातार वो कर रहे थे, तो कुल मिलाकर जो एंटी करप्शन वाली टीम थी वो डीएम साहब के आदेश पर वहाँ पहुंची थी। कोई पसीजने वाला तो था ही नहीं। उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूंसा जाता है। वो बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं था। यहाँ से सीधा गाड़ी पहुँचती है सदर थाने में, और सदर थाने में जाने के बाद जो पूरा वाक़या था एक कहानी के माध्यम से पूरा अंकित किया जाता है। रिपोर्ट लिखी जाती है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जब रिपोर्ट लिखी जाती है, विनय कुमार तहरीर देते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में आखिर में आकर एक सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो ये सिग्नेचर करने से साफ साफ मना कर देता है। समझाया जाता है कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो ये कानून की एक धारा होती है, उसका सीधा उल्लंघन होगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 का उल्लंघन होगा। आप इसलिए सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो आप पर एक धारा और चढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सिग्नेचर किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने सिग्नेचर किया नहीं, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आखिरकार इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर का नाम होता है शिव शंकर सिंह, गांव दलपतपुर और थाना महाराजगंज, जिला जो होता है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं। और फिलहाल उनकी पोस्टिंग थी थाना चील, जिला मिर्जापुर, और उत्तर प्रदेश में एक लड़की को जो बजाय इंसाफ दिलाने के रिश्वत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और एक गरीब आदमी ने ठान लिया था कि अब इन्हें इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर साहब तो जेल चले जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिसने ये गंदा घिनौना कृत्य किया है शायद वो भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बच नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि अगर हमारी इस वीडियो को पुलिस वाले देख रहे हों, तो मैं आपसे वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस काम को करने के लिए आपने शपथ ग्रहण किया है, आपने कहा था कि हम सेवा करेंगे, तो आपको सेवा करनी चाहिए। इस तरह से किसी गरीब को सताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बेटी के साथ गंदा घिनौना कृत्य हुआ, और उसके बाद फिर 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शायद ये बहुत सारे पुलिस वालों के लिए, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए एक सबक है, ताकि कोई किसी के साथ ऐसा ना कर सके, और उनके साथ फिर ऐसा ना हो कि उन्हें घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर जेल भी भेज दिया जाए।